पहले लगता था कि 50 क्वेश्चन आता नहीं पेपर बाद ना, और 4 सेकंड एंड डी ऑप्शन है 8 सेकंड। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन कह रहे हैं आपके पास कि एक ऑब्जेक्ट है मूविंग इस स्पीड से मूव कर रहा है और डी एक्सेलरेटेड और रेट गिवन बाय डी एक्सेलरेशन का रेट दे रखा है ये dv by dt equal to minus 2.5 under root v, where v is the instantaneous speed, the time taken to object come to rest would be, यानी एक 6.25 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान एक वस्तु की मंदन की दर कितनी दे रखी है? ये दे रखी कह रहे तो उसका जो ताक्षणिक चाल, जहां पर v क्या है आपके पास, ताक्षणिक चाल है, तो वस्तु को विराम अवस्था में आने के लिए कितना समय लगेगा? विराम अवस्था में आने के लिए कितना समय लगेगा? ठीक है, तो इसके दो मेथड है। मैं सबसे आसान मेथड कर देता हूँ कि जिसमें आप मैथमेटिक्स यूज कर रहे हो। dv बाई dt कितना दे रखा है? 2.5 अंडर रूट वी। ठीक है, तो एक काम करिए, v वाला v के साथ लेके आ जाइए, अंडर रूट वी नीचे लेके आए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस के 2.5 dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? जो लिमिट हो जाएगी इंटीग्रेशन dv बाय अंडर रूट वी, जो इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी आपके पास, वो कहाँ से? आपके पास 6.25, ये इनिशियल वेलोसिटी थी। अब जब वो रेस्ट में आएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो ये हो गई आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, इक्वल टू, अगर साउंड और स्क्रीन का कुछ इशू होगा तो बता देना मुझे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मान लीजिए जब स्पीड कितनी, जब ऑब्जेक्ट क्या है इतनी, उस टाइम पर जो है, मान लीजिए अभी उस इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है। ठीक है, कह रहे हैं कि डी एक्सेलरेट हुआ वो किस टाइम पर, किससे? मान लीजिए टी टाइम बाद डी एक्सेलरेट होके उसकी स्पीड, टी टाइम पे उसकी स्पीड 0 आ जाती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा? अभी सबको आता होगा, जिनको नहीं आता तो 1/, कितना हो जाएगा? -1/2। तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये बताइए जल्दी से। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? अरे ये ऊपर चले गया, आपके पास v बन गया, तो कितना हो जाएगा? v की पावर माइनस हाफ प्लस 1, और नीचे भी कितना हो जाएगा? माइनस हाफ प्लस 1। ठीक है, और लिमिट रहेगी आपके पास 6.25 से t तक, और ये हो जाएगा आपके पास -2.5, और ये कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे हम आगे, तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 2 ऊपर चले जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा? v की पावर हाफ 6.25, और ये हो जाएगा t, इक्वल टू -2.5 t। अब यहाँ पर लिमिट लग रखी है, कितना हो जाएगा? 2 अपर लिमिट कितना हो जाएगा? अपर लिमिट सॉरी 0, तो 0 माइनस कितना हो जाएगा? अंडर रूट, ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट, लिमिट रखेंगे यहाँ पे कितना? लोअर लिमिट -2.5 t, तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस के
इंटू कितना हो जाएगा, 6 दशमलव के कितना हो जाएगा, 625 किसका रूट होता है, ये होता है आपके पास 25 का। तो ये नहीं, ये पॉइंट है तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू माइनस के 2.5। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, -2.25 से कैंसिल हो गया तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेकेंड। तो जिनका टी इक्वल टू 2 सेकेंड है वो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आ गया आपके पास, बी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्लाउसिस मॉसिटी इक्वेशन गिवन टू रिलेशन बिटवीन, या क्लाउसिस मॉसिटी इक्वेशन समीकरण स्थापित करती है डाइलेक्ट, ए ऑप्शन कह रहा है आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी के बीच, परावैद्युतांक परावैद्युतांक एवं आणविक ध्रुवणता पर के बीच, या टोटल पोलराइजेशन एंड टेम्परेचर यानी संपूर्ण ध्रुवता ध्रुवणता एवं ताप के बीच, एंड सी ऑप्शन कह रहा रिलैक्सेशन टाइम एंड विस्कोसिटी, यानी जो रिलैक्सेशन टाइम में विश्रांति काल है और शांता के बीच, डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दी। तो जिन लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है, और किसका आ रहा है ये ऑप्शन, जिन लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है वो करेक्ट है। देखिए क्या है आपके पास, जब भी क्या है कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, अब ये पोलराइज्ड हो रखा है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो रखा है, ठीक है, मान लीजिए प्लस है या नेगेटिव है। अब अगर यहाँ से मैं एक उस मॉलिक्यूल्स का एक टुकड़ा लेता हूँ, एक मॉलिक्यूल्स बाहर ले लेता हूँ, उस एटम या जो भी आपने डाइलेक्ट्रिक इसके बीच में रखा है, ठीक है, उसका एक मॉलिक्यूल्स मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, क्लाउसिस मॉसिटी ने क्या किया था, ठीक है, तो क्लाउसिस मॉसिटी ने क्या किया था, एक यहाँ से एक मॉलिक्यूल्स निकाल दिया था। अब मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकाला तो ये भी पोलराइज्ड हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसके अंदर कितनी फीड हो जाएगी, तीन टाइप की फीड इसमें क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी रिस्पॉन्सिबल, एक तो ये एयर वाली हो जाएगी, एक लोकल हो जाएगी, और एक कौन सा हो जाएगा आपके पास इंड्यूज जो हो जाएगा, इसके अंदर जो इंड्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के जिन साइड जो इंड्यूस हो गई फील्ड, एक तो इंड्यूस जो है आपके पास इंड्यूस फील्ड हो गई, एक लोकल फील्ड हो गई, ठीक है, जो कि आपके पास कितना हो जाएगा, एक हो जाएगी आपके पास जो मॉलिक्यूल्स के इनसाइड हो गई, एक इंचार्ज की वजह से हो जाएगी, एक जो एयर में है जो खाली स्पेस है वहां पर फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो ये जो क्लाउसिस मॉसिटी ने इक्वेशन दिया था, ये दिया था अल्फा इक्वल टू कितना दिया था, 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एन, कितना हो जाएगा, k-1 अपॉन k-2। के यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अल्फा इज अ क्या है, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, अल्फा इज अ मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन है नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, और के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या है आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अल्फा क्या है, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी है, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, तो ये रिलेशन बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड क्या कह रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर मेंबर ऑफ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है किसके सदस्य हैं, मेसोन फैमिली के हैं, लेप्टॉन फैमिली के हैं, वेरियन फैमिली के, या फोटोन फैमिली के हैं, ठीक है। तो हमने इसके लिए एक टेबल बनवाया होगा आपके पास,
टेबल में क्या लिख पाया था? टेबल में बताया था आपके पास कि एलिमेंट्री जो पार्टिकल होते हैं, तब तक आप लोग आंसर बताइए। एलिमेंट्री पार्टिकल है जो पार्टिकल नहीं पढ़ना चाह रहे, बस इस टेबल को याद करके लेके जाइए। ठीक है, तो एलिमेंट्री जो पार्टिकल है सबसे पहले क्लासिफाई किए गए आपके पास। ठीक है, एक तो हो गया आपके पास लेप्टॉन। ठीक है, लेप्टॉन को भी हम फर्मियोन्स बोल देते हैं अगर आपके पास, क्योंकि ये भी बोसॉन फैमिली से आते हैं। एक काम कर लेता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन बोल देता हूँ वो बोल देता हूँ फर्मियोन्स। फर्मियोन्स, क्योंकि स्पिन क्या होती है इनकी? स्पिन होती है हाफ। हाफ मल्टीपल इंटीजर। ठीक है, स्पिन होती है हाफ। ठीक ठीक है, ग्रेविटोन छोड़ के। ठीक है, स्पिन कितनी है आपके पास? हाफ हो गई। अब जो है आपके पास यहाँ पर ये फर्मियोन्स हो गए। एक हमने क्लासिफाई कर दिया बोसोन। बोसोन को क्लासिफाई। इसके बाद जो होती है स्पिन कितनी होती है? इसके पास स्पिन होती है इंटीजर, 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, अब इसको जो बोसोन है इसको दो टाइप से बांटा गया है, दो टाइप से क्लासिफाई किया गया। कौन कौन सा बोसोन को? एक तो बोला गया मेसोन। ठीक है, मेसोन। एक एक और जो क्लासिफिकेशन हुआ था जिसमें आप लिखते हो फोटोन और ग्रेविटोन। ग्रेविटोन, फोटोन और ग्रेविटोन की। ग्रेविटोन की जो फोटोन की स्पिन होती है 1। ठीक है, इसकी जो स्पिन की वैल्यू होती है 1। और ग्रेविटोन के लिए जो स्पिन की वैल्यू होती है वो होती है 2। और जो मेसोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मेसोन होते हैं पाई मेसोन होते हैं। पाई मेसोन में क्या? पाई प्लस, माइनस और जीरो। फिर आते हैं केओन्स आता है। केओन्स में क्या होता है? प्लस और जीरो। और फिर आता है ईटा। ठीक है, ये हो गए मेसोन। ठीक है, अब यहां से जो फर्मियोन्स है वो दो टाइप से बांटा गया। ठीक है, फर्मियोन दो टाइप से बांटा गया, जिसको क्या बोलते हैं आपके पास? यहां पर बांटा गया, इसको बोला गया लेप्टॉन, लेप्टॉन्स। और क्या है दूसरा बांटा गया? वेरियोन्स। वेरियोन्स। अब वेरियोन्स में भी क्या है? ये दोनों स्पिन हाफ होंगे। ठीक है, वेरियोन्स को भी दो टाइप से बांटा गया। वेरियोन को कौन कौन से दो टाइप में बांटा गया? एक एक हो गया न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। अब और दूसरे को बोला गया आपके पास हाइपरॉन्स। हाइपरॉन्स। ठीक है, हाइपरॉन। अब जो आपके पास ये हो गए न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन। न्यूक्लियॉन्स में हो गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो आपके पास हाइपरॉन्स में हो गए, इसमें हो गया आपके पास सिग्मा। ठीक है, उसके बाद आ गया आपके पास कैस्केड। ठीक है, कैस्केड को ऐसे लिखते हैं, कैस्केड जीरो और माइनस होता है। फिर आ गया आपके पास लैम्डा। ठीक है, फिर आ गया आपके पास ओमेगा। ओमेगा, इसकी स्पिन कितनी होती है? इसका ध्यान रखना, स्पिन होती है 3/2। बाकी सबकी स्पिन कितनी होती है? स्पिन सबकी हाफ होती है। और इसकी भी स्पिन कितनी हो जाएगी? हाफ होगी। और ये लेप्टॉन होते हैं, लेप्टॉन की भी स्पिन कितनी है आपके पास? स्पिन हाफ ही होती है। ठीक है, लेप्टॉन में कौन कौन से हो गए आपके पास? पार्टिकल और इनके एंटी पार्टिकल हो गए, यानी इनके एंटी न्यूट्रिनो हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो हो गया। फिर आगे आपके पास क्या है? जैसे आपके पास पॉजिट्रॉन आता है, पॉजिट्रॉन का न्यूट्रिनो आ गया। ठीक है, तो मैं मेसोन लिख देता हूँ, मेसोन हो गया, मेसोन का न्यूट्रिनो हो गया। फिर आ गया आपके पास टाउ आ गया, टाउ का फिर न्यूट्रिनो आ गया। टाउ प्लस, फिर टाउ का न्यूट्रिनो आ गया। ठीक है, न्यूट्रिनो ऑफ टाउ।
फिर इनके एंटी पार्टिकल भी होंगे। एंटी पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन का क्या हो जाएगा इसका, सॉरी, म्यून्स का, म्यून का क्या हो जाएगा, म्यू प्लस हो जाएगा, टाउ का म्यू, टाउ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। तो अब आपसे पूछा था कि अब इन दोनों को एक चीज और ध्यान रखोगे, जो आपके पास मेसोन और ये है, मेसोन और बेरियॉन्स, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हेड्रॉन, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको, इनको बोला जाता है हेड्रॉन, ठीक है। क्या बोला जाएगा इनको, हेड्रॉन। ठीक है। तो आपसे पूछा था क्वेश्चन में, बस इस टेबल को याद कर लेना पेपर में, आपसे पूछा था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं आपके पास बैरियन फैमिली के। किसके होते हैं, बैरियन फैमिली, देखो यहाँ पर किसके हैं, बैरियन फैमिली के, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसके हैं, बैरियन फैमिली, ठीक है। क्लियर है। तो जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए कोई पार्टिकल छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो आप इसको इसको पढ़ लीजिए, एक क्वार्क मॉडल पढ़ लीजिए। फर्म्यून कहाँ पे लिखा है इस क्वेश्चन में, कहाँ लिखा है फर्म्यून, क्वेश्चन में कहाँ फर्म्यून्स लिखा है। ठीक है। तो फर्म्यून्स जो है, फर्म्यून्स दो टाइप में हमने बांटा, बैरियॉन्स और लेप्टॉन, क्योंकि दोनों की स्पिन आती है। तो क्योंकि एक अभी क्वेश्चन आ रखा है कि इलेक्ट्रॉन किस फैमिली का है, तो लेप्टॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था, तो यानी वो बैरियॉन्स, यानी आपके पास किस फैमिली का है, फर्म्यून्स का है। एक इलेक्ट्रॉन इज अ फर्म्यून्स है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन दिखे तो आप लेप्टॉन ऑप्शन में ना हो तो आप बोलेंगे सब गलत है, ठीक है, क्योंकि वो फर्म्यून्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि इस एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स 0 से लेके 5 मीटर तक। कह रहे हैं फोर्स दे रखा आपके पास इतना, वर्क डन बताओ इस प्रोसेस में कितना वर्क डन लगा हो। किसी पार्टिकल को 0 से लेके 5 तक, एक्स इक्वल टू 0 से लेके 5 तक लेके जाना आपको, ठीक है, 5 तक लेके जाना है, ठीक है। तो उसमें जो बल लगाया गया वो इतना, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से जानते हैं, कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, कितना हो जाएगा आंसर। डब्ल्यू तो सब जानते हैं, वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आपके पास जानते हैं आप क्या है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 7 - 2x प्लस 3x एक्स स्क्वायर। डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 0 से कहाँ तक कर रहे हैं, एक्स तक कर रहे हैं, यानी एक्स कितना दे रखा है, 0 से दे रखा है 5 तक। तो इसको सॉल्व कर लोगे अब, कितना हो जाएगा, 7x - 2x² / 2 प्लस 3x² / 3, सॉरी 3 क्यूब और इसकी लिमिट रख दीजिए, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास 135 जूल, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, जिन लोगों का डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर बताइए, जो लोग क्लास में, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होगा,
जब रेनॉल्ड नंबर कितना हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे करवा रखे हैं। सी, और किसी का? क्या होता है रेनॉल्ड नंबर, पहले मुझे ये बताओ। चलिए, रेनॉल्ड नंबर क्या क्या लिखा है, हम फॉर्मूला किसी को याद है रेनॉल्ड नंबर का? आर इक्वल टू कितना, रेनॉल्ड नंबर, हाँ, विच डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फ्लूइड के साथ। लेमिनार फ्लो जो होता है उसकी टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी आती है। इसकी वैल्यू होती है, वो लेस देन कितने होती है, 2000 होती है, ठीक है। ठीक। तो लेमिनार फ्लो जो होता है उसके लिए क्या होता है, जो इसकी वैल्यू होती है वो लेस देन कितने होती है, 2000 होती है, ठीक है। 3000 मीटर। तो स्टोक्स लॉ ये एक यूनिट लेस होती है, ठीक है। क्या होती है, यूनिट लेस होता है। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, यूनिट लेस होता है। अब एक स्टॉक बराबर होता है, एक स्टॉक बराबर, एक स्टॉक इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर। तो स्टॉक्स लॉ वहीं पर वैलिड होगा, यानी एक स्टॉक, अब इस रेनॉल्ड नंबर को स्टॉक में बदलना है तो कितना हो जाएगा, रेनॉल्ड नंबर को जो लेमिनार फ्लो के लिए उसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। एक स्टॉक बराबर इतना होता है, ठीक है। क्या होता है, एक स्टॉक बराबर होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो अब इस रेनॉल्ड नंबर को मैं इसमें क्या करूंगा, स्टॉक में चेंज करूंगा, क्योंकि मेरे को स्टॉक लॉ क्या करना है, एप्लीकेबल कराना है। तो कितना हो जाएगा, 2000 डिवाइड बाई 10⁻⁴। तो ये तीन कैंसिल हो गए, तो अब कितना हो जाएगा, ये आपके पास 0.2। तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, जिनका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी जो पार्टिकल साइज होता है जिसके लिए स्टॉक्स लॉ वैलिड होता है, वो 0.00 कितना, 02 mm से लेके कहाँ तक होता है, से लेके कहाँ तक होता है, पार्टिकल साइज वैलिड होता है 0.2 mm। तो ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट। और ये क्या है आपके पास, लोअर लिमिट, जहां पर क्या होता है, पार्टिकल, ठीक है। ये है पार्टिकल का साइज, पार्टिकल साइज, इसके लिए फॉर वैलिड स्टॉक्स, क्या है, स्टॉक्स लॉ, ठीक है। अदरवाइज जो रेनॉल्ड नंबर लेमिनार फ्लो के लिए होता है उसको स्टॉक में चेंज करने के लिए हम एक स्टॉक से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपके पास इसका आंसर मिल जाएगा। तो डी जिनका ऑप्शन था वो करेक्ट। चलिए, बर्क हुसैन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशन। तो बर्क हुसैन का जो है क्राइटेरिया क्या है आपके पास ऑसिलेशन के लिए, तो 10 टू दी जाएगी। अच्छा, सोडियम साइज क्लियर है, उनका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर जो ए बी है, जो वर्क हुसैन क्राइटेरिया है, किसके लिए था वर्क हुसैन का क्राइटेरिया, कोई बताएगा मेरे को? किस चीज के लिए दिया था वर्क हुसैन ने?
कंटिन्यूस अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। यही तो था कि जो अगर ऑसिलेशन टाइम के साथ क्या नहीं हो रहा है, डैम्प नहीं हो रहा है, डिके नहीं हो रहा है। यहाँ पर 3 कंडीशन करवाई होगी जब हमने पढ़ा आपको। अगर ये डिक्रीज नहीं हो रहा टाइम के साथ तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस अनडैम्पिंग। इसके लिए कंडीशन दी थी कि बीटा ए कितना होना चाहिए, 1 के बराबर। बीटा क्या होता है, फीडबैक कोफिशिएंट। बीटा होता है यहाँ पर फीडबैक फैक्टर। ए क्या होता है, लूप गेन, या गेन बोल सकते हैं विदाउट फीडबैक। गेन विदाउट फीडबैक, विदाउट फीडबैक, ठीक है। तो इसका जो रेशियो देखिए, यहाँ पर हमने कहा था, यहाँ पर हमने कहा था डैम्पिंग की कंडीशन भी बताई थी, ठीक है। यहाँ पर हमने डैम्पिंग की कंडीशन भी बताई। इस पेपर चाहिए ऑसिलेशन कौन से करे, तो ये कंडीशन होती है, यही वर्क हुसैन ने दिया था। तो जो लेस देन 1 हो, क्या हो जाएगा, डैम्प्ड के लिए लेस देन 1 हो जाएगा। और जो डैम्पिंग के लिए है, सॉरी, ओवर डैम्पिंग के लिए है, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, यही वर्क हुसैन ने दिया था, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द सेंटर, ठीक है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर डिवाइड्स रेडियस फ्रॉम द सेंटर द रेशियो ऑफ, यानी आप बोल रहे हैं कि आपके पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, क्या है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर में आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो कहाँ पर होती है। इसका डेरिवेशन है, आप लोग जा सकते हैं गूगल में टाइप करना, जो है सेंटर और है क्या है, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन हेमिस्फीयर। तो वो कितनी दूरी पर आ जाता है, वो आ जाता है आपके पास 3r/8 दूरी पर, 3r/8 दूरी पर आता है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और कह रहे हैं कि यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ से ये भी दे रखा है रेडियस है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा कितने आ जाएगी, कितने आ जाएगी, ये आती है 5r/8, ठीक है, जो इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो दोनों का रेशियो कर लेंगे। रेशियो पूछा आपसे, रेशियो क्या हो जाएगा, 3r/8, 3r/8 अपॉन 5r/8, तो कितना आ जाएगा, 3/5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जिनको नहीं पता चल रहा है कि ये कैसे लिखा मैंने, तो आप लोग गूगल में टाइप कर लेना आज कि हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते, एक डेरिवेशन आएगा, वो सॉल्व करा के आपके पास 3/r/8 आ जाएगा। यहाँ से ऊपर की दूरी कितनी है, जो रेडियस पूछा है, रेडियस फ्रॉम दिस सेंटर, इसका ये कितना आ जाएगा, 5r/8 आ जाएगा। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस क्या बताता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये क्या प्रूव करता है आपके पास, यानी प्रकाश के व्यतिकरण की घटना पुष्टि करती है। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, बी कह रहा है कि पॉलीक्रोमेटिक नेचर ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट। तो क्या बताता है आपके पास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी, वेव नेचर के बारे में बताता है, वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताता है, ठीक है। जिनका डी ऑप्शन है वो करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसएचएम कर रहा है, कोई पार्टिकल है एसएचएम कर रहा है, जिसकी इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होगा उसका, उसका आयाम क्या होगा जब कोई सरल आवर्त गति करता हुआ पार्टिकल है, उसकी इक्वेशन दे रखी है, उसका आयाम कितना होगा। ठीक है, तो आयाम के लिए क्या हो जाएगा, कोई एस एच एम कर रहा है तो इसके पास जो है, क्योंकि एस क्या है एस एच एम यानी वाई अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 रहा होगा, एक वेव ये रही होगी, एक वेव ये रही होगी। तो y1 इसका ये एम्पलीट्यूड होता है, ये स्टार्टिंग वाला एम्पलीट्यूड दिखाता है, तो a1 इक्वल टू 3 हो गया। और ये क्या दिखाता है आपके पास, ये हो गया एम्पलीट्यूड 2। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 कॉस थीटा। दोनों के बीच कितना एंगल है, साइन से कॉस में कितना एंगल है, पाई बाई टू। तो कॉस पाई बाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये बन गया 25। तो 25 का रूट कितना हो जाएगा आपके पास, 5 इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो जिनका बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ था एल टी 2018 में भी, 21 में भी। कल बताया था हमने कि डी ऑप्शन करेक्ट है, पिछले क्लास में भी हमने बता चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि आपके पास आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के वेक्टर के कैप डॉट आई वेक्टर जे वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से। हाँ? कोई बी कह रहे हैं, बी किस कारण, ये जैकोबी कंडीशन है, इसका आंसर होता है 1। इसको बोलते हैं जैकोबी कंडीशन। ठीक है, कैसे, देखो मैंने क्या कहा था, एक साइक्लिक बनाओ ऐसा, आई जे और यहाँ पर के। तो अगर इन दोनों का हो रहा होगा मल्टीप्लाई तो कितना रहेगा, के आ जाएगा। अगर इन दोनों का हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, जे आ जाएगा। जैसे देखो जे क्रॉस के है, तो जे और के है, के के बाद क्या आ जाएगा, आई। तो कितना हो जाएगा, आई डॉट आई, कितना हो जाएगा आई, कितना हो, आई डॉट आई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जे है, जे डॉट तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो आई क्रॉस के है, क्या है, आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा हो गया, ये क्लॉक वाइज चलना था ना, तो किस में चल गए, एंटी क्लॉक वाइज में चल गए, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो कितना हो जाएगा साइन, देखो ऐसा होना चाहिए था ना, के क्रॉस आई। अब क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस जे, जे होना चाहिए था ना इसका आगे वाला, लेकिन ये एंटी क्लॉक हो गया, आई क्रॉस के हो गया, बल्कि के क्रॉस आई होता तो करेक्ट होता। अब यहाँ पर देखो प्लस के डॉट, अब देखो आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे के बाद क्या आता है, के आता है। तो आप जानते हैं आई डॉट आई कितना होता है, 1। ये भी -1 और ये +1। तो करेक्ट आंसर 1 होगा। ठीक है, वैसे भी जैकोबी कंडीशन है। ठीक है, तो जिनका सी ऑप्शन आया रहा था वो एकदम करेक्ट आ रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब एससीआर कंडक्ट करना शुरू कर देता है, एससीआर क्या होता है? किसी को एससीआर पता है? इसको बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, इस पे कितने जंक्शन होते हैं? 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2, J3। ठीक है, पीएन, पीएन। ठीक है, तो ये दोनों अगर फॉरवर्ड में हो गया तो ये किस में होगा? रिवर्स में हो गया। इसके लिए गेट लगाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक सोर्स होता है, यहाँ पर एक ड्रेन होता है। लगा दो, यहाँ पर एनोड लग जाएगा आपके। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कैथोड और एनोड। यहाँ पर कैथोड और एनोड है। जब इसको इसको किसी तरह इस J2 जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज किया जाता है तो क्या हो जाता है? गेट उसके बाद क्या हो जाता है? जब ये फॉरवर्ड वाइज हो गया तो ये काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब क्या हो जाएंगे तीनों फॉरवर्ड वाइज? जब ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा तो ये काम करना शुरू कर देता, तो ये अब क्या है? जब ये काम करना शुरू कर देगा तो ये गेट अपने कंट्रोल खो देता है, इससे कुछ नहीं हो। अब ऐसा नहीं होगा कि ये गेट चाहेगा तो इसको रिवर्स वाइज कर दो, रोक दो इसको। तो एससीआर ने एक बार कंडक्ट करना शुरू कर दिया तो गेट के बस का कुछ नहीं है। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए आपकी किसी से दोस्ती थी, ठीक है, दोस्त सक्सेस होते ही छोड़ देते, आपकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, वैसे ही है कि जैसे ही ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, कंडक्ट किसने करा है? गेट ने करवाया है। ठीक है, गेट ने इसको फॉरवर्ड वाइज कर दिया। फॉरवर्ड वाइज देखिए, ये तो जैसे ही फॉरवर्ड वाइज होना शुरू हो जाता तो फिर ये काम करना शुरू कर देगा, एससीआर स्टार्ट कर देगा, कंडक्ट कंडक्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो अब ये गेट के पास कुछ बचेगा नहीं है? जैसे वो लोगों को उसके बाद अपने कामिनी को ज्यादा समझ आया? कामिनी ज्यादा समझ आ गया क्या? ठीक है, चलिए, कंट्रोल खो देता है तो वो होता है वन फॉरवर्ड वाइज होती है, रिवर्स वाइज होता है। गेट कंडक्ट कराता है, ठीक है, तो गेट कंडक्ट कराएगा तो उसके बाद अपने सारे कंट्रोल खो देता है तो वो होता है, वो गेट होता है। ठीक है, के लिए परिभाषित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइवर्जेंस ऑपरेट होता है किसके लिए परिभाषित है? कामिनी को ज्यादा समझ आया? कामिनी ज्यादा समझ आ गया क्या? ठीक है, चलिए, डाइवर्जेंस किसके लिए होता है? डाइवर्जेंस ऑपरेटर तो ये होता है वेक्टर के लिए। और ग्रेडियंट किसके लिए होता है? ग्रेडियंट क्या करता है? ग्रेडियंट करता है स्केलर को वेक्टर में चेंज। और डाइवर्जेंस करता है वेक्टर को स्केलर में। पर ये एप्लीकेबल किसके लिए होता है डाइवर्जेंस? तो डाइवर्जेंस ऑफ, अगर मैं v लिखूं यहाँ पर, तो ये भी वेक्टर होना चाहिए तभी डाइवर्जेंस लगेगा यहाँ पर। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा ये ग्रेडियंट अगर यहाँ लग रहा होगा तो इसके ऊपर ये लिख दोगे आप, ऐसा नहीं होगा। अगर वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, ये वेक्टर है तो ये क्या होना चाहिए? स्केलर होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेडियंट लगता है स्केलर पे, डाइवर्जेंस लगता है वेक्टर पे। ये कहाँ से पढ़ते हो आप? क्या इनका नाम? जितेंद्र। नोट्स पढ़ो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स पढ़ो मेरा। ठीक है,
गलत इंफॉर्मेशन ऐसा ना हो पेपर में लेके जाए आप। उस नोट्स की बहुत वैल्यू, अब अगर आप लास्ट टाइम उस नोट्स को रट के जाते हो, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। उससे बाहर नहीं आने का, जितने पेज कुछ मत करो, चाहे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए मैंने, हर यूनिट के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, तो उसको कंप्लीट पढ़ के जाओ, एक एक लाइन पढ़ के जाओ, जैसा भी होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, नोट्स में जो लिखा है उसको पढ़ के जाओ, सारे फॉर्मूले रट के जाओ, उंगलियों पे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तब जाके पेपर में बैठोगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। तो डाइवर्जेंट जो ऑपरेटर होता है वो एप्लीकेबल होता है, डिफाइंड होता है, फॉर डिफाइंड लिखा है, ऐसा नहीं लिखा कि करता क्या है, ऐसा लिखा है डिफाइंड है। तो वो वेक्टर के लिए डिफाइंड होगा, इसीलिए आप यहाँ पर वेक्टर लगाते हैं, डाइवर्जेंस में इसमें भी वेक्टर लगाते हैं। स्केलर में यहाँ पर ये तो वेक्टर ही होता है, ये ऐसा लिखा जाता है, तभी इसको स्केलर बोला गया। इसके ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया, ये वेक्टर है, ये ग्रेडियंट है, ये डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक ये नॉट वाला अच्छे से पढ़ लेना पेपर में, छोटी छोटी गलतियां जो पेपर में होती है, नॉट वाला अच्छे से पढ़ लेना। नोट है, यस है, कौन सा है? कॉस्मिक रे, गामा रे, बीटा रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन मैंने दिया था अभी। बहुत बढ़िया, तो जिनका सी आता है बस सही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपने स्पेक्ट्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, उसमें गामा ही पढ़ा होगा, एक्सरे पढ़ा होगा, और कॉस्मिक रे भी पढ़ा होगा। ठीक है, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सारे आते हैं, पर बीटा नहीं आता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड करता है किसके लिए? रिलेटिविस्टिक के लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए, या दोनों के लिए? तो नॉन रिलेटिविस्टिक और रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी दोनों के लिए। ठीक है, जिनका डी ऑप्शन आ रहा है वो एकदम करेक्ट आ रहा है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि वी एक्स इक्वल टू कितना होता है? वी एक्स डैश इक्वल टू कितना होता है? वी माइनस वी, कितना हो जाएगा? 1 - वी एक्स अपॉन वी अपॉन सी स्क्वायर। वी बाई सी होता है, यहाँ पे क्या होता है? तो अगर जो है स्पीड क्या है, सही लिखा मैंने फॉर्मूला? ठीक है, तो ये रिलेटिविस्टिक करेक्शन आ जाता है, जब नॉन रिलेटिविस्टिक करेक्शन आएगा तो वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी एक्स डैश इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, तो दोनों के लिए होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 15, कि एक इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये
तो पाथ कैसा होगा उसका। देखिए, यहाँ पर जब हमने पढ़ाते थे, पढ़ाया भी इस बार कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, कोई चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर कर रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है इसमें, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर वो परपेंडिकुलर जाते हैं, ठीक है, तो उस पर फोर्स कितना, F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा होता है। अगर परपेंडिकुलर जा रहा है v और v, देखिए पार्टिकल ऐसे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए आउटसाइड, परपेंडिकुलर है दोनों, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल, तो कितना हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 कितना हो जाएगा क्यू वी क्रॉस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कौन कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, जब वो किसी परपेंडिकुलर जो है मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो कैसा हो जाएगा, क्यू वी वी हो जाएगा, ठीक है। तो पाथ कैसा हो जाएगा परपेंडिकुलर के केस में, तो पाथ हो जाएगा आपके पास सर्कुलर पाथ, कैसा हो जाएगा, यानी इधर देखिए, इधर जाना था पार्टिकल ने, इधर इधर एक फोर्स लग जाएगा इस पे, फिर इधर जाना था तो इधर फोर्स लगेगा, तो पाथ कैसा हो जाएगा सर्कुलर। और अगर दोनों क्या है, दोनों पैरेलल जा रहे हैं, अगर ऐसा लिखा हो कि जब क्या है चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट जो जब चार्ज पार्टिकल भी इधर ही जा रहा है, क्यू भी इधर ही जा रहा है और फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों के बीच जीरो एंगल बन रहा होगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा जीरो, तो अनडिफ्लेक्टेड यानी स्ट्रेट लाइन बनाएगा पाथ, फिर कैसा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। और अगर किसी एंगल के साथ हो, अगर ना 90 हो, मतलब एंगल ऐसा हो कि आपके पास क्या है थीटा ऐसा कुछ हो, अदर एंगल हो कोई, तो कौन सा पाथ बनाता है, फिर बनाता है हेलिक्स पाथ, हेलिक्स पाथ, एक पाथ जिसको बोलते हैं। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी जिनका ऑप्शन है करेक्ट है, परपेंडिकुलर होगा तो सर्कुलर, और स्ट्रेट लाइन कब बनता है, जब दोनों के बीच थीटा जीरो हो, यहाँ पर थीटा कितना था परपेंडिकुलर पाई/2। हेलिक्स कब बनाता है, हेलिक्स बनाता है जब थीटा एनीथिंग अगर जीरो और 90 को छोड़ के कुछ और हो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर द कलेक्टर करंट फ्लो ड्यूरिंग, जो पावर एम्पलीफायर में है, क्लास ए पावर एम्पलीफायर में जो करंट फ्लो होती है कलेक्टर करंट, वो किस दौरान फ्लो होती है। फुल साइकिल के दौरान होती है, ए ऑप्शन, फुल साइकिल जिनका ए ऑप्शन है उनका करेक्ट है। और अगर मैं क्लास बी की बात करूं तो क्या होगा, क्लास बी में किस दौरान होता है कलेक्टर करंट, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक, पॉजिटिव हाफ में ही होता, पॉजिटिव हाफ, ठीक है। तो अगर क्लास बी होता, अगर क्लास बी होता तो जो कलेक्टर करंट होता, कलेक्टर करंट यानी आउटपुट करंट, वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ के लिए फ्लो होता है ऑफ इनपुट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18, एक मिसाइल को ग्राउंड एक्स मीटर से वर्टिकली टी सेकंड में ऊपर भेजा गया, जिसका डिस्प्लेसमेंट ये, यानी अ मिसाइल इज अ फायर फ्रॉम द ग्राउंड राइज एक्स मीटर वर्टिकली इन अपवर्ड in a t second where x equal to इतना the maximum height reach will be, यानी एक मिसाइल को जमीन से ऊपर दागी जाती है x मीटर सेकंड, x मीटर x x मीटर x मीटर से t सेकंड में, ठीक है, x मीटर और t सेकंड होगा यहाँ पर, x मीटर और t सेकंड में ऊपर जाती है, तो जहां x दे रखा तो मिसाइल द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई कितनी हो, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए आपके पास ये कोई ग्राउंड से कोई एक मिसाइल यहाँ से x, यहाँ पर क्या है, ग्राउंड से एक कोई मिसाइल दागी जाती है, ठीक है। तो x जो आपके पास वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, डेल एक्स बाई डेल्टा टी। तो डेल एक्स बाई डेल्टा टी कितना हो जाएगा आपके पास, इस x को डिफ्रेंशिएट करो तो 100 कितना हो जाएगा, -25t। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। चलिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ गई वेलोसिटी की वैल्यू, कितने आ जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू, v इक्वल टू 100 माइनस टी। अब जब आपने इसको, मान लीजिए मिसाइल यहाँ से छोड़ी गई तो एक हाइट पे तो रुक जाएगी ना, एक हाइट पे रुक जाएगी जहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जहां पर ये रुकेगी h हाइट पर, वहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो आप बोलेंगे एट हाइट, मतलब जहां मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा ना वो, मैक्सिमम हाइट पॉइंट, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो v होगा वो जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तभी तो रुक जाएगा वो। अब यहाँ से t कितना आ जाएगा, अगर ये रख दे, ये जीरो हो गया, 100 माइनस 25t, t की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 4 सेकेंड। अब आपसे पूछा है कि कितनी दूरी पर रुकेगी, जाकर किस दूरी पर रुकेगी, तो आपको पता है यहाँ से x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू है 100t माइनस 25/t, सॉरी 25/2 टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 100 × 4 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना, ये 400 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा आपके पास 200, 200 मीटर हो जाएगा, 200 मीटर पे जाके वो रुक जाएगी। तो आंसर इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या कहा, इसमें कहा था कि एक मिसाइल जमीन से दागी गई, वो क्या करती है कि उसका डिस्प्लेसमेंट दे दिया हमको, ये डिस्प्लेसमेंट है इतना, एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट उसकी, कह रहे कि वो रुक गई एक हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर। तो मैक्सिमम हाइट पर कब रुकेगी कोई चीज, जब उसकी वेलोसिटी वहां पर जीरो होगी। तो वेलोसिटी जीरो, हमने ये वेलोसिटी निकाली पहले, वेलोसिटी का इक्वेशन, इसको जीरो किया, यहाँ से टी निकाला, टी को फिर कहां पर पुट कर दिया, इस एक डिस्प्लेसमेंट में पुट कर दिया, जहाँ यही तो डिस्टेंस पूछा था हमसे, ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए, इसका क्वेश्चन आंसर बताइए कि एक लिक्विड हीलियम जो है सुपर फ्लूइड बन जाता है, एक लिक्विड जो है हीलियम क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे क्या हो जाता है, सुपर फ्लूइड बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, ये पूछ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो जिनका सी ऑप्शन आ रहा, बिलो दी 4.2 केल्विन, जो लिक्विड हीलियम है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, सुपर कंडक्टिविटी नेचर दिखाता है, ठीक है। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी
रेजिस्टिविटी 0 होती है, कंडक्टिविटी 5। ठीक है, तो वो सर्टेन टेम्परेचर के बिलो ही काम करते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 21, इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आपके पास क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड the amplitude of damped oscillator, the amplitude of damped harmonic oscillator, it reduced 1 by E. The initial value in the reduced to 1 by E times of initial value in the time, ठीक है, in the time, then it is called, इसको क्या बोला जाता है? तो जब भी आपके पास एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड अगर आपके पास कितना हो जाता है, ए बाई ई हो जाता है। ए बाई ई मतलब ए क्या है, एम्पलीट्यूड है वो, जब आपका पास इनिशियल एम्पलीट्यूड था, तो इसको क्या बोलते हैं आपके पास, इसे क्या बोला जाता है, बी बोला जाता है, रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है, या मीन लाइफ मैंने रीजनल, ये तो जिनका ऑप्शन है उनका करेक्ट ऑप्शन रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और रिलैक्सेशन किसके लिए आता था, मैकेनिकल एनर्जी के लिए, तो इन एनर्जी के लिए क्या आ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा। अरे कोई चीज, ठीक है, ये करेक्ट है जिन्होंने ये कहा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, जहां पर एनर्जी कहा होगा, एनर्जी का 1 बाई ई हो जाता है, तो वहां कहा होगा कि ये है रिलैक्सेशन टाइम, ये है रिलैक्सेशन टाइम। जहाँ एनर्जी का 1 बाई ई हो जाता है, ये है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और जो एम्पलीट्यूड का आधा हो जाता है वो लाइफ टाइम होता है। ठीक है, तो ए जिनका ऑप्शन है उनका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेव है जिनकी इंटेंसिटी इतनी है 9:1 इंटरफेरेंस रेशियो ऑफ मैक्सिमम कितना होता है मैक्सिमम, वन हो जाएगा मिनिमम, और I1 और I2 का रेशियो दे रखा है, तो इसको सॉल्व कर लो आप लोग। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? सी ऑप्शन कर लोगे इसको, तो सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या करना, एक काम करिए, यहाँ रख सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, रूट ले लो दोनों साइड, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आई मैक्सिमम अपॉन अंडर रूट आई मिनिमम। यहाँ से क्या करो, I1 को कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, रूट I1 को कॉमन ले लो,
ये 1 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा अंदर I2 अपॉन I1, और नीचे भी कितना ले लो रूट I1 को कॉमन ले लो, तो रूट I1 को कॉमन ले लिया तो अंदर कितना 1 माइनस अंडर रूट I2 अपॉन I1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो आपसे आपको दिया क्या है, मैक्स क्या दे रखा है, तो इनकी इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है 9 और 3, तो यानी I1 कितना रहा होगा 9 रहा होगा, तो आपने कहा 1 प्लस इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1/9, और ये कितना हो जाएगा यहाँ 1 माइनस अंडर रूट 1/9, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/3, और ये 1 माइनस 1/3, दोनों कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 2, 3 से 3 कैंसिल 4 बाय और 3 2, गड़बड़ हो गया ना ये, तो 3, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ऊपर बन गया 4/3, नीचे बन गया 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ या ठीक, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर भी है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 4/2, तो 4 मतलब कितना आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ये हो जाएगा आपके पास 16/4, तो कितना रहेगा 4/1, सी इज ए करेक्ट ऑप्शन, ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए आपको। तो 2018 में 26 से 27 क्वेश्चन आए थे, ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ये दे रखी है, s equal to 2t square plus 2 sin t, where s is a meter, s in a meter, t is in a second. What will the velocity of particle when accelerate 2 meter per second की speed, तो 2 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट होता है, यानी एक कण का जो वेग समीकरण दे रखा है इतना, जहाँ s मीटर में t सेकंड में, तो कण का क्या वेग होगा जबकि वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरण कर रहा है, ठीक है, तो ये सिंपल सा, इसको ये तो और कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है, प्लस प्लस कॉस टी 2t डिफरेंशियल आता है कितना की वैल्यू रख दी 2 और 4 माइनस 4 साइन, इधर के जगह के पास कितना बन जाएगा माइनस साइन 2t इक्वल टू 2, समझ आएगा 1/2 1 पर कितनी
अब ठीक है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, एस इक्वल टू ये हो जाएगा 2t² प्लस 2 sin 2t। तो v क्या हो जाएगा आपके पास, डेल एस बाई डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करना। अभी भी नहीं आ रही क्या साउंड? साउंड आ रही नहीं आ रही? निशी का ठेत पा रही है अब साउंड? चलिए, तो नेक्स्ट है, जो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल एस बाई डेल्टा टी। वेलोसिटी निकल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगा, डेल एस बाई डेल्टा टी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टी, ये सब जानते हैं आप। तो ये हो जाएगा आपके पास इतना, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू रखोगे साइन 2t इक्वल टू 1/2। अब साइन की किस पे होती है, 1/2, पाई/6 पे होती है वैल्यू, ठीक है। पाई/6 पे होती है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/12, पाई/12 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर पाई/12 आ गई तो क्या हो जाएगा, फिर आपसे पूछा है, क्या पूछा है, आपसे पूछा है कण का वेग पूछा है, ठीक है। कण का वेग क्या होगा, तो v की इक्वेशन रख दोगे आप, v इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, 4t प्लस कितना, 2 cos 2t। अब यहां से रख दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 इंटू पाई/2 प्लस 2 cos, कितना हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा, 2 क्रॉस पाई/12। इसको सॉल्व कर लेना आप, कितना आ जाएगा, पाई/3 प्लस √3/2, 2 से 2 कैंसिल तो √3। तो जिनका बी ऑप्शन है वो करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। और ये सब 2018 में आ रखे हैं, एक क्वेश्चन बल्कि अभी भी छूट गया, नोट ही नहीं हो पाया, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस है, श्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो मैंने बहुत बार कहा होगा, ये भी तो सबको ही पता होगा, बताइए। हमने कहा था कि एच आई इक्वल टू ई साई रख दो, जहां पर एच आई की वैल्यू, एच इज हैमिल्टोनियन, फाई इज वेव फंक्शन, एंड ई साई इज एनर्जी, एनर्जी आइगन वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी होती है, -h⁻² बाई सम डेल स्क्वायर वी, और ये कितना हो जाएगा साई। अगर आप इनको याद करोगे तो
कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है, मेरे को तब के याद है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये होती है टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट में क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ आर एन टी हो जाएगा, पोटेंशियल, और इसके बदले क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑपरेटर हो जाएगा डेल अपॉन कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल्टा टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर सेमीकंडक्टर, एक प्योर सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर यानी 0 केल्विन पर कैसे काम करता है। तो 0 केल्विन पर वो एक किसकी तरह काम करता है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो जिनका डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन है कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग जिसका मास m है, रेडियस r है, अबाउट एक्सिस ऑफ पासिंग थ्रू अ सेंटर एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, उनका क्या बताना है आपके पास, यानी m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या वाले रिंग का अपने केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, ये रिंग है कोई, पासिंग थ्रू अ सेंटर परपेंडिकुलर टू, ये कोई रिंग है, कह रहा है कि इसके सेंटर से पास हो रहा है, जो कि परपेंडिकुलर पास हो रहा है, कैसे, एक्सिस के परपेंडिकुलर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये आर रेडियस दे रखी है। ठीक है, कितना हो जाएगा, अरे अगर इसके सेंटर के पास में जाता है रिंग का तो एम आर स्क्वायर होता है, और अगर यहाँ पे होता है तो हाफ एम आर स्क्वायर होता है, एक्सिस के पास होता है। तो जिनका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। एक क्वेश्चन रह गया इसमें जो नहीं हो पाया, वो उसमें उसका क्वेश्चन था, लिख लो, या तो क्वेश्चन ये लिख लो। क्वेश्चन था ये भी इसमें था, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 क्वेश्चन आए थे अब की बार। 27 क्वेश्चन किससे आए थे, फिजिक्स से आए थे 2018। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर with respect to glass is 2 by 3 and refractive index of diamond with air is 12 by 5. Then refractive index of glass with respect to diamond। ये क्वेश्चन मैंने करेक्ट करवाया था आप लोगों के पास। ठीक, विल बी, यानी हिंदी वाले भी लिखेंगे कांच का, इंग्लिश वाले तब तक आंसर दीजिए, कांच के सापेक्ष वायु का वर्तनांक 2/3 है। वायु के सापेक्ष
हीरे का अपवर्तनांक 12/5। तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ए ऑप्शन है 5/8, बी ऑप्शन है 8/9, सी ऑप्शन है 5/18 एंड डी ऑप्शन है 18/5। निशी कठेत को इतनी खुशी क्यों? अभी तो क्लास खत्म ही नहीं हुई है। हम्म, चलिए, सबको ऑप्शन आ गया। तो एयर का पूछा है पहले, इसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में आता है वो नीचे आता है हमेशा। सॉरी, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए यानी कांच के सापेक्ष वायु का जो सापेक्ष वाला होगा वो नीचे होगा 2/3। वैसे किसका है? वायु के सापेक्ष। किसका? डायमंड का वायु के सापेक्ष एयर। तो ये कितना रहेगा? 12/5। अब आपसे पूछा है डायमंड का, पूछा किसके सापेक्ष, सॉरी किसका पूछा, तो हीरे का कांच के सापेक्ष वायु, वायु का अपवर्तनांक दे रखा है, फिर वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक है 12/5। अब कह रहे हैं कि हीरे के सापेक्ष then refractive index of glass with respect to, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा आपके पास? आपसे पूछा है हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कितना हो जाएगा? ये ग्लास हो जाएगा और नीचे डायमंड हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। सही कर रहा हूं मैं? तो अब यहां रख दो, या इसको इसको डिवाइड कर लो। इक्वेशन और 1 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? इक्वेशन और 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो म्यू एयर म्यू ग्लास, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? म्यू डायमंड अपॉन म्यू एयर। ये कितना आ जाएगा? 2/3 इंटू 5/12/5। एयर से एयर कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? डायमंड अपॉन ग्लास कितना है? 12 बटे कितना? 5 या 15, तो उल्टा हो गया। हाँ, चलिए यहीं से कर देते हैं इसको, अगर मल्टीप्लाई करके क्या गलत आ गया? अच्छा, 2/3 और 12/5। अगर हम ऐसे करें यहाँ से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, सॉरी ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड,
डायमंड। तो कितना था ग्लास का कितना? ये यहाँ से ग्लास का निकल सकता कितना? यहाँ से निकालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू एयर डिवाइड बाई 2/3। यहाँ से डायमंड का निकालो तो कितना आ जाएगा? 12/5 इंटू एयर, म्यू एयर। ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे म्यू एयर। तो कितना हो जाएगा? ऊपर चले गया 5, ये पूरा ऊपर चले जाएगा ना, 5 ऊपर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/2/3, 12/5। तो कितना हो जाएगा? 5, और ये कितना हो जाएगा? 2/3। हाँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 6 आ जाएगा, तो 5/18 इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट है। 10/36 तो नहीं है। हो गया? तो सारे क्वेश्चन हो गए। कोई डाउट पूछना तो पूछ लीजिए। तो ये एल टी 2018 का क्वेश्चन होता है। अब कोई मुझे